Hello, good morning, students. Students, I hope you all are safe at your home. Beta, in last video we have discussed about nationalism in India. What is nationalism? And in Indian concept, नेशनलिज्म जो है वो हमने कॉलोनाइजेशन कॉलोनी का एग्जाम्पल देके मैंने आपको बताया था कि नेशनलिज्म इंडिया में नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ तो उसके पीछे क्या रीजन था, इसके बाद हम पढ़ेंगे. कल हमने सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्टरी वीडियो तैयार किया था. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिज्म. देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बहुत बड़ा रोल रहा, बहुत ज्यादा रोल रहा किसमें, मूवमेंट जो नेशनलिज्म की स्पिरिट थी लोगों में उसको बढ़ाने में. सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 और 1918 तक लड़ी गई थी, इसमें इंडिया डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड नहीं था. इंडिया ने डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट हमने, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे कॉलोनाइजर थे और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आप हमारा इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में साथ दें तो हम आपको इंडिपेंडेंस दे देंगे. तो हमने उनको सपोर्ट किया, उनका साथ दिया. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुई तो क्योंकि कोई भी वर्ल्ड वॉर जब होती है, कोई भी वार होती है तो उसमें बहुत ज्यादा मनी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज्यादा सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट होती है. और ज्यादातर जो बड़े बड़े देश थे, चाहे वो फ्रांस है, चाहे वो इंग्लैंड है, तो वो अपनी कॉलोनी से बहुत ज्यादा हेल्प ले रहे थे. तो अंग्रेजों ने भी ऐसा ही किया. इंडिया क्योंकि अंग्रेजों की कॉलोनी बना हुआ था तो उन्होंने भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी शुरू कर दी. उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि आप हमारा साथ दें. तो वो किस किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कैसे नेशनलिज्म को बढ़ाया, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने एक नई इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दी. देखिए, इकोनॉमिक सिचुएशन आज हम देख रहे हैं कि जो हमारा जो देश है तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाले हैं. देश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है और सारे जो काम है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो बंद हो रही हैं. तो यहाँ पे अगर इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें, हम एक एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फोर्स द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, या हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया. तो आपको क्या करना है, आपको उस टाइम जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इंडिया में जो कंडीशन, जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर की, तो वार में जितना एक्सपेंडिचर हुआ था बहुत ज्यादा, वर्ल्ड वार में जैसे डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा मनी चाहिए, इकोनॉमिक जो भी जैसे डिफेंस एक्सपेंडिचर क्या हो गए थे, इंक्रीज हो गए थे. भाई सोल्जर्स के लिए फूड है, सोल्जर्स के लिए यूनिफॉर्म है, सोल्जर्स के लिए स्पेशली जो हथियार है, आर्म्स और वेपन्स है, तो उनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी. और उनके लिए किसकी चीज जरूरत होगी, कोई भी अगर चीज हम खरीदेंगे तो उसके लिए पैसे की जरूरत होगी. तो यहाँ क्या हुआ, और स्पेशली जैसे वार लोन्स, कई कंट्री ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी जो कंडीशन होती है, इकोनॉमिक कंडीशन वो थोड़ी वीक होती है, तो दूसरी कंट्रीज से वो लोन लेते हैं. तो वार लोन के लिए जरूरत थी पैसे की. तो अंग्रेजों ने सीधे सीधे क्या किया, एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया जिसको कहा गया इनकम टैक्स. देखिए, इनकम टैक्स, इससे पहले इनकम टैक्स नहीं था. इससे पहले क्या था, आपने देखा होगा राजाओं महाराजाओं के टाइम में कोई भी जो चीज प्रोड्यूस करता था उसका कुछ हिस्सा वो राजा को या किसी जो भी एम्परर होता था या जो भी अधिकारी होता था उसको उसका कुछ हिस्सा दे देता था. इनकम टैक्स मीन्स जो जितना भी अर्न किया है उसके ऊपर टैक्स, जो आज भी हम देते हैं. तो उसके लिए क्या हुआ कि लोगों के ऊपर बर्डन बढ़ गया, तो अब इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए. इकोनॉमिक क्राइसिस को आप सीधे सीधे ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी नीड की जो चीजें हैं उनके प्राइसेस हाई हो जाना, और जो एक गरीब आदमी है या कोई भी मिडिल क्लास आदमी है उसको जो जितना कमाता है, जितना अर्न करता है, कहीं ना कहीं अर्निंग का और उसके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो सही मेल नहीं खाता. तो पॉवर्टी बहुत ज्यादा होने लग गई थी इंडिया में. अब देखो, अब मैंने जैसे आपको बताया कि इसका इफेक्ट क्या हुआ कि प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज इंक्रीज. जो एसेंशियल कमोडिटीज कौन सी होती है, भाई खाना है वो एसेंशियल कमोडिटी में आता है. या अगर हम जरूरत की जो भी चीजें हैं घर में, हम डेली जरूरत की जो चीजें यूज करते हैं, कोई भी चीज है जो हमें यूज करनी ही करनी है,
तो उसका वो एसेंशियल चीजों में आ जाएगा, तो उसके क्या हो जाएंगे, प्राइसेस हाई हो गए, डबल प्राइस हो गए। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये मार्कर है 20 रुपए का या 30 रुपए का है, इसके प्राइस डबल हो जाए, 60 रुपीज हो जाए, तो आज मैं इजीली खरीद पा रही हूँ। लेकिन जब इसका प्राइस ज्यादा हो जाएगा तो शायद मैं दो की जगह एक ही लेना प्रेफर करूंगी, एक मार्कर को ही प्रेफरेंस दूंगी अगर आज मैंने दो खरीदे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो जरूरतें थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, लोग सीमित क्वांटिटी, एक लिमिटेड क्वांटिटी में सामान खरीद रहे थे और कुछ लोग तो इसके लिए भी एलिजिबल नहीं थे। तो इसका देखो ये 1913 टू 1918 में ये सिचुएशन हुई और इसकी वजह से एक्सट्रीम हार्डशिप्स बढ़ गई। ये हार्डशिप्स का भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सट्रीम हार्डशिप्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से क्यों बढ़ी। तो क्यों बढ़ी बेटा कि इसमें जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे या जो वॉर डिफेंस एक्सपेंडिचर था या किसी भी वजह से जो इकोनॉमी थी वो कैसे क्यों अफेक्ट हुई, क्योंकि वार के लिए रिक्वायरमेंट है मनी की, हर एक्टिविटी में मनी की रिक्वायरमेंट है। तो वो कहां से आ रही थी, अब वो क्या करेंगे, वो ऐसा तो नहीं कि कोई ज्यादा पैसा छापना शुरू कर देगा। तो इसके लिए वो क्या करेंगे, जो आम जनता है, जो लोग उनके अंडर है, जो वो लोग उनके कंट्रोल में है, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं या तो टैक्स बढ़ाएंगे या जो प्राइसेस है चीजों के वो हाई करेंगे। अब इंडिया में भी यही कंडीशन होने वाली है कोरोना के टाइम में भी, और आफ्टर कोरोना जब हम इस प्रॉब्लम से हम इस चैलेंज को पार कर लेंगे तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाली है देश में। तो उसमें भी हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे एक चीज आपको और याद रखनी है, आपकी बुक में भी है, एनसीईआरटी बुक में, कि फोर्स रिक्रूटमेंट। देखिए ये फोर्स रिक्रूटमेंट 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है। एक तो ये पूरा क्वेश्चन मैं जो आपको समझा रही हूँ ये वर्ल्ड वार से रिलेटेड कैसे नेशनलिज्म को सपोर्ट किया या कौन सी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशंस इंडिया में क्रिएट हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से। ओके, और एक जैसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आप जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो किस तरह से इंक्रीज हुई या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई या फोर्स रिक्रूटमेंट क्या है, आपकी बुक में भी ये एक न्यू वर्ड में दिया हुआ है। ये फोर्स रिक्रूटमेंट क्या होती है कि एक तो ये इसकी जरूरत क्यों हुई। देखिए जब लड़ाई होती है तो बेटा बहुत से सोल्जर्स मारे जाते हैं, तो उसकी जगह पे और दूसरे सोल्जर्स की जरूरत पड़ती है। तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट्स निकाल दी जाती है, बहुत ज्यादा सोल्जर्स को जबरदस्ती फोर्स में शामिल किया जाता है। पहले बहुत होता था ये। तो फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब होता है फोर्सफुली किसी काम में लगाना या गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए किसी काम में फोर्सफुली रिक्रूटेड करना। अब इसमें क्या था, सप्लाई ऑफ सोल्जर्स फॉर वॉर। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक रूल बना दिया कि हर घर से एक सैनिक आएगा। अब जरूरी तो नहीं कि किसी घर में वो सेना में जाने लायक है या नहीं, लेकिन उसको जबरदस्ती ये कहा जाए कि आपको सेना में जाना है और ये भी कंफर्म नहीं है कि वो जिंदा वापस आएगा या नहीं, क्योंकि लड़ाई चल रही है, तो शायद कोई जाना पसंद नहीं करेगा। लेकिन फोर्सफुली कहा गया कि आपको जाना ही जाना है, तो लोगों में गुस्सा बढ़ा। ठीक है, गुस्सा बढ़ा। ये भी एक जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी, इसकी वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ा और लोगों ने सोचा कि ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ। तो इससे भी लोगों में नेशनलिज्म की स्पिरिट को बढ़ावा मिला, नेशनलिज्म की स्पिरिट डेवलप हुई। तो इसकी वजह से जैसे मैंने आपको बताया फोर्स रिक्रूटमेंट की वजह से सोल्जर्स की जो सप्लाई है वो की जाने लगी, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड एंगर हुआ, लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ा। एक और रीजन था, जैसे वॉर चल रही थी, इसके साथ साथ क्रॉप फेलियर हो गई थी। क्रॉप फेलियर वो होती है बेटा जैसे किसी मौसम की वजह से या किसी और वजह से या पूरी तरह से उसको इनपुट्स ना मिल पाने या किसी भी वजह से जैसे क्रॉप फेलियर हो जाती है, तो उस टाइम बहुत ज्यादा जो फूड की जरूरत होती है बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे पास जो फूड की एक जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है और रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। अब ये इंडिया में अगर क्रॉप फेलियर हो गई तो इंडियन पीपल के लिए ही प्रॉब्लम होगी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि फूड शॉर्टेज होने के बावजूद भी, यानी क्रॉप फेलियर होने के बावजूद भी, अपने लिए वो यहाँ से फूड मंगवाते थे, अपने लिए यहाँ से फूड की पूर्ति करने लगे। तो यहाँ शॉर्टेज हो गई, फूड की कमी हो गई। तो इसकी वजह से जैसे उस टाइम महामारी भी फैल गई थी, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक उस टाइम फैल गई, जिसकी वजह से कोई भी महामारी हो, जैसे कोरोना को तो अब पेंडेमिक घोषित कर दिया। एपिडेमिक होती है कि किसी पर्टिकुलर देश में कोई महामारी फैल जाती है, उसको एपिडेमिक कहते हैं। पेंडेमिक जब बन जाती है, जो बहुत से देश, बहुत सी दुनिया के ज्यादातर जो देश हैं उसकी चपेट में आ जाते हैं, तो उसको पेंडेमिक कहते हैं, जो कि आज कोरोना बन चुका है पेंडेमिक। तो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक की वजह से लोगों की डेथ बहुत ज्यादा हो रही थी। और फेमाइन मतलब फेमाइन होता है कि अकाल पड़ जाना, खाने के लिए
खाने का बंदोबस्त ना हो पाना, खाना ना मिल पाना, स्टार्वेशन होना और स्टार्वेशन की वजह से लोगों की डेथ हो जाना। तो यहाँ एक डाटा दिया हुआ है कि उस टाइम 12 to 13 मिलियन पीपल मर गए थे, डाई हो गए थे। तो इसकी वजह से अब देखो, सारा हमने पढ़ा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक, मैंने आपको एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है ऊपर कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह से नेशनलिज्म को फोर्स किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने। तो इसका आप सीधा सीधा आंसर इस तरह से कर सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 to 18 में लड़ी गई थी, इसकी वजह से नई न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशंस एमर्ज हुई। और क्यों हुई? क्योंकि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर थे, गवर्नमेंट ने उसको पूरा करने के लिए, लोन्स को पूरा करने के लिए, वार लोन्स को पूरा करने के लिए नए नए टैक्सेस लोगों के ऊपर लगा दिए थे, जिसमें एक इनकम टैक्स बहुत ज्यादा पॉपुलर था। और प्राइसेस किसी जो बेसिक चीजें हैं, जो हमारी बेसिक नीड की चीजें हैं, रिक्वायरमेंट जिसकी हमें जरूरत बहुत ज्यादा है डेली बेसिस पे, तो उनके जो प्राइसेस है वो हाई हो गए थे। इसकी वजह से मतलब डबल हो गए थे किसी भी चीज के प्राइस। अगर आप फॉर एग्जाम्पल लोग सब्जी खरीदते हैं या फ्रूट्स खरीदते हैं या खाना खरीदते हैं, गेहूं आज 20 रुपए किलो है, लेकिन वही गेहूं अगर 40 रुपए किलो हो जाए, ठीक है, टमाटर 20 रुपए किलो, वही 40 रुपए किलो, यानी कि बेसिक चीजों के जो दाम है वो बढ़ गए। ठीक है, इसके अलावा जो सोल्जर्स की सप्लाई थी वो फोर्सफुली करने लगे ब्रिटिशर्स की, फोर्स रिक्रूटमेंट को उन्होंने बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा फैला। अब ये सारी चीजें किसको बढ़ावा दे रही है? क्रॉप फेलियर हो गया, फूड की शॉर्टेज हो गया, आफ्टर दैट वो हमसे ग्रेन्स ले रहे हैं, हमसे फूड की डिमांड कर रहे हैं, जबकि हमारे 12-13 मिलियन पीपल, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, यानी कि लगभग हमारे 1.25 करोड़ पीपल भूख से मर गए। ठीक है, इसके बावजूद उन्होंने अपनी जो फूड, जो हमारे यहाँ शॉर्टेज होते हुए भी यहाँ से फूड ग्रेन्स को लेना शुरू कर दिया। अब इसका सारा कंक्लूजन अब हम करेंगे कि ये जो सारी हार्डशिप्स थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को झेलनी पड़ रही थी, अब उन्हें रिक्वायरमेंट थी कि कोई ऐसा लीडर हो जो एक स्ट्रगल का नया मॉडल लेके आए। जरूरत है, एकदम ड्रास्टिक चेंज आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, क्योंकि लोग अभी तक क्या कर रहे थे, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। अब इसके बाद, क्योंकि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा है, इस दौरान लोग बहुत परेशान हैं, तो इसके बाद महात्मा गांधी जी, आपको पता है कि 1915 में वापस साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटते हैं। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ सत्याग्रह मूवमेंट चलाया। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में। सो इसका आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सत्याग्रह मूवमेंट। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सत्याग्रह मूवमेंट जो है, सत्याग्रह मूवमेंट का बहुत बड़ा रोल है नेशनलिज्म इन इंडिया में। मैंने आपको बताया कि जैसे महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे इन जनवरी 1915। तो आपको एक तो ये ईयर याद होना चाहिए, कहां से लौटे थे? साउथ अफ्रीका से। कहां से लौटे थे? फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में क्यों गए थे? साउथ अफ्रीका में गांधी जी अपनी लॉयर की प्रैक्टिस के लिए गए थे, और वहां पे काफी टाइम तक उन्होंने ये प्रैक्टिस की। तो वहां पे देखिए, यहाँ सत्याग्रह का जो कनेक्शन है, सत्याग्रह सिर्फ डायरेक्ट इंडिया में ही शुरू नहीं हुआ। सबसे पहले सत्याग्रह, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है वेरी शॉर्ट में कि सबसे पहले सत्याग्रह को कहाँ पे, एक्सपेरिमेंट कहाँ पे किया गया था, या फर्स्टली कहाँ पे अप्लाई किया गया था? तो वो साउथ अफ्रीका में ही किया गया था। किसके खिलाफ किया गया था? अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। साउथ अफ्रीका में आपको पता है कि साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री था कि जहां पे जो डिस्क्रिमिनेशन है कलर के बेस पे, गोरे काले का जो भेद है वो बहुत ज्यादा होता था। तो वहां पे गांधी जी ने इसको एक बार एक्सपेरिमेंट इसका कर चुके थे, गांधी जी इसको प्रैक्टिस कर चुके थे सत्याग्रह को। अब सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सत्याग्रह है क्या। देखिए, सत्याग्रह में 2 वर्ड है, सत्य जमा आग्रह। सत्य का मतलब होता है ट्रूथ, आप सभी को पता है कि सत्य मीन्स ट्रूथ, और आग्रह मीन्स टू होल्ड फर्म, मीन्स सत्य के लिए लड़ना या सत्य का साथ देना। सत्य, यहाँ सच क्या है? देखिए, गांधी जी ने क्या कहा था कि हम सत्याग्रह करेंगे, और गांधी जी की जो इसकी फिलॉसफी थी, इसमें सत्याग्रह के पीछे जो इंटेंशन था वो ये था कि अगर हमें लड़ना है तो हम नॉन वायलेंस तरीके से लड़ेंगे, यानी कि उसमें किसी भी तरह की कोई वायलेंस नहीं होगी। नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस का मतलब है कि बिना मार धाड़ के, बिना किसी खून खराबे के, या बिना किसी लड़ाई झगड़े के। देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ।
सत्याग्रह का मीनिंग आप ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई चोर है, ठीक है, चोर चोरी करता है और उसको या आप छोटा सा एग्जांपल अपने घर से ले लेते हैं कि कोई गलती करता है और उसके लिए उसकी बहुत ज्यादा पिटाई होती है। तो कई बार क्या होता है कि उसकी पिटाई होती है तो वो और ज्यादा उस चीज से इरिटेट हो जाता है और उस गलती को बार बार रिपीट करता है। लेकिन अगर उसको ये एहसास करा दिया जाए कि आपने गलती की है और उसको वो मन से एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मेरे से गलती हुई, क्योंकि उसको पता है, वो बेवकूफ नहीं है, उसको पता है कि उसने गलती की है, तो उसको अगर ये एहसास करा दिया जाए कि सच में मैंने गलती की है जो कि मुझे दोबारा नहीं करनी चाहिए, तो उसमें सुधार के चांसेस ज्यादा हैं। तो गांधी जी की जो ये फिलॉसफी थी, फिलॉसफी का इसका यहाँ पे सीधा मतलब ये है कि गांधी जी नॉन वायलेंस तरीके से जो सत्याग्रह है उसको चलाना चाहते थे। और गांधी जी क्या कहते थे, गांधी जी की फिलॉसफी की अगर बात करें तो पूरी की पूरी फिलॉसफी ट्रुथ पे टिकी हुई है कि अगर आपका इंटेंशन, कोई भी काम कर रहे हो उसके लिए अगर आपका इंटेंशन सही है, उसमें ट्रुथ है, वो सही है, तो आपको आपकी जीत पक्की है। यानी कि अगर आप किसी सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और किसी इनजस्टिस के खिलाफ अगर आप लड़ रहे हैं, किसी इनजस्टिस के खिलाफ अगर आप कोई विरोध कर रहे हैं, कोई आवाज उठा रहे हैं, तो उसके लिए फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है, उसके लिए किसी मारधाड़ की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको सत्याग्रह करना होगा, उसको मतलब उसको एक कॉन्शियसली उसको रियलाइज कराना होगा, चाहे वो ऑपरेसर हो सकता है। और एक चीज और ध्यान रखना कि जो सत्याग्रह है, सत्याग्रह में मेनली क्या होता है कि सत्याग्रह का मतलब यही है कि जो भी इनजस्टिस कर रहा है या ऑपरेसर है उसको ये कंसाइन करो, उसको ये माइंड में ये बात उसकी सोल तक चली जाए कि उसको सच का साथ देना चाहिए और उसने जो किया है वो गलत है। तो गांधी जी की जो फिलॉसफी पूरी तरह से ट्रुथ पे टिकी हुई है। गांधी जी का कहने का मतलब इसमें यही है कि अगर आपका इंटेंशन सही है, अगर आप सच के साथ है, तो आपको जरूर उसमें जीत मिलेगी। और चाहे एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगी कि इसमें इश्यू स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी कि इश्यू पे ज्यादा जोर दिया गया है बजाय किसके, पर्सन के। ऐसा नहीं है जैसे चोर चोरी करता है या कोई भी आदमी गलत काम करता है, हमारे कानून के सामने ये तो नहीं है कि भाई कोई बहुत बड़ा स्टार है या बहुत बड़े ओहदे पे है तो उसको सजा नहीं मिलेगी। यहाँ भी सत्याग्रह क्या है कि अगर अपना भी कोई गलत कर रहा है, अगर कोई ऑपरेसर है, तो उसके खिलाफ भी अगर हमें लड़ना पड़े सच्चाई के लिए तो हम लड़ेंगे। और ऐसा हुआ, देखिए आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि अब हम बात करते हैं इंडिया में जो सत्याग्रह था वो कहाँ पे प्रैक्टिस किया गया। सबसे पहले हम बात करेंगे जब गांधी जी वापस आए 1915 में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया में विजिट करना शुरू किया। वो बिहार में गए तो वहां पे लोगों की जो किसानों की हालत देखी उन्होंने खराब थी। देखिए आपको पता होगा कि अंग्रेज किसानों पे पहले प्रेशर कर रहे थे कि आपको इंडिगो उगानी है। इंडिगो क्या है, इंडिगो एक ऐसा नील का पौधा जिसको कहते हैं जो कपड़े की रंगाई में काम आता है, ठीक है। आजकल वो ओरिजिनल इंडिगो नहीं है, आजकल तो आर्टिफिशियल इंडिगो है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया था, ये जो इंडिया का इंडिगो था बहुत ज्यादा पॉपुलर था और बिहार में जिस तरह की सॉइल इंडिगो के लिए चाहिए वो सॉइल थी, लेकिन उसकी वजह से ना जो अंग्रेज थे उनको कंपेंसेशन भी देते थे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे बहुत टाइम से उनके ऊपर ये प्रेशर था कि आपको 1/3 लैंड पे इंडिगो उगानी है। अब क्या हुआ, जो उनकी लैंड थी वो इनफर्टाइल हो गई इंडिगो की वजह से। तो अब अंग्रेजों ने भी क्या किया, कंपेंसेशन देना बंद कर दिया। तो गांधी जी ने जो बिहार में जो ऑपरेसर प्लांटेशन लोगों से करवाई गई थी इंडिगो की, तो उसके खिलाफ एक सत्याग्रह छेड़ा था जिसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। 1916 इसका ईयर है, 1916 चंपारण मूवमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा खेदा मूवमेंट की। देखिए खेदा कहाँ है, गुजरात में। 1917 में खेदा मूवमेंट गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, सत्याग्रह मूवमेंट था ये भी। यहाँ भी एक ट्रुथ के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, उन लोगों के लिए जो एक पीसेंट्स यहाँ पे थे जिनकी जमीन पे कल्टीवेशन करते थे, तो उनको इन्हें रिवेन्यू देना पड़ता था, जो भी लैंड ओनर थे। तो क्रॉप फेलियर हो गई, क्रॉप फेलियर की वजह से इनके पास खुद के पास फूड ग्रेन्स नहीं थे, तो ये कहाँ से उसको अरेंज कर पाते। तो इन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को ये सामना फेस कर रहे थे। अब यहाँ पे देखो लीडर की बात की तो रामचंद्र शुक्ला और राजेंद्र प्रसाद जी, यहाँ पे भी एक लीडर आते हैं जो लोकल लीडर थे, जैसे मोहनलाल और सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम गुजरात में बारदोली सत्याग्रह में भी आता है। तो आपको वल्लभ भाई पटेल से जैसे गांधी जी की मुलाकात हुई और वहीं पे उन्होंने ये मूवमेंट में भी उनको सपोर्ट किया। तो पीजेंट्स जो क्रॉप फेलियर के शिकार थे, जिनकी क्रॉप फेल हो गई थी, जो सही तरीके से जिनकी फूड क्रॉप्स जिनके पास ग्रेन्स नहीं थे, उनको रिवेन्यू देना था जो कि वो नहीं दे पा रहे थे।
बहुत परेशान थे, तो गांधी जी ने इनको सपोर्ट किया। इसके बाद हम आते हैं अहमदाबाद में। अहमदाबाद जो सत्याग्रह चला था वो 1918 में गांधी जी ने चलाया। देखिए इनके ईयर सबके आपको याद रखने हैं, क्योंकि ईयर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार ईयर पूछ ली जाते हैं, कई बार जगह का नाम पूछ लिया जाता है। एग्जाम में मैप में भी इनमें से क्वेश्चन आपको मिल जाता है, जिसमें साइट पूछी जाती है। इस तरह से क्वेश्चन जैसे अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन कहाँ पे जो मूवमेंट चलाया गया था, या पीजेंट्स जो क्रॉप फेलियर की शिकार थी, या अगेंस्ट या टू सपोर्ट द पीजेंट्स हु फेस द प्रॉब्लम ऑफ क्रॉप फेलियर एंड हैड टू गिव द रिवेन्यू। तो गांधी जी ने कहाँ पे इनको सपोर्ट किया? खेदा में सपोर्ट किया। इसके बाद अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स को सपोर्ट किया गांधी जी ने। किसके? देखिए मैंने यहाँ पे बात की इशू की और पर्सन की। इशू क्या है कि कोई टॉपिक, कोई मैटर, और पर्सन है कोई पर्टिकुलर। ऐसा नहीं था कि सत्याग्रह गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए ही शुरू किया था। सत्याग्रह का मतलब है कि सच्चाई के लिए, ट्रुथ के लिए, चाहे वो अपनों के खिलाफ ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे जो मिल वर्कर थे, उनके जो वेजेस थे, वो कहते थे कि हमारे वेजेस कम है, तो हमारे वेजेस को बढ़ाया जाए, अबाउट 30% हमारे वेजेस को इंक्रीज किया जाए। इस तरह से उनकी डिमांड थी। लेकिन जो मिल ओनर थे, कॉटन मिल ओनर थे, वो इस चीज को नहीं मान रहे थे। तो गांधी जी ने इनके जो कॉटन मिल ओनर थे, जो कि इंडियन थे, ये ऐसा मूवमेंट था जो हमारे इंडियन पीपल ही लड़ रहे थे, कर रहे थे सत्याग्रह मूवमेंट, और अपने ही इंडियन पीपल के अगेंस्ट ही कर रहे थे। क्योंकि जो मिल वर्कर, मिल ओनर थे, वो उनको उनके खिलाफ था ये। किसके लिए? जो मिल वर्कर्स थे, उनके वेजेस को, उनकी जो कंपेंसेशन है या वेजेस को बढ़ाया जाए। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें हमने दो चीजें डिस्कस की हैं। एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट रहा नेशनलिज्म को बढ़ाने में, और दूसरा हमने किया सत्याग्रह मूवमेंट। सत्याग्रह मूवमेंट कई बार 3 मार्क्स में एग्जाम में आ जाता है, कई बार 1 मार्क में आ जाता है, या ये पर्टिकुलर एक नंबर में आ जाते हैं। या अगर सत्याग्रह मूवमेंट 3 मार्क्स में आता है तो आपको इन तीनों को सत्याग्रह के साथ साथ सत्याग्रह को डिफाइन करके उसके बाद इनको एक्सप्लेन करना है। क्लियर? 1 मार्क क्वेश्चन इसमें बहुत सारे बन जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है, बार बार इस वीडियो को देखना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं बात करती हूँ, जैसे कल मैंने कहा था कि हर वीडियो में एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगी जो सोशल साइंस में आपकी हेल्प करे। देखिए जब भी आप कोई लर्निंग करते हैं, कोई क्वेश्चन लर्न करते हैं, चाहे वो 3 मार्क्स का है या 5 मार्क्स का है, तो उसमें क्या होता है कि आपको डिफिकल्टी होती है लर्निंग करने में। तो आपको बेटा क्या करना है, सबसे पहले तो किसी क्वेश्चन के अगर 5 पॉइंट्स है या 6 पॉइंट्स है, डजेंट मैटर कि वो क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है या 5 मार्क्स का आता है। वैसे टीचर आपको बता देता है कि 3 मार्क्स का, जैसे मैंने बताया सत्याग्रह मूवमेंट वाला आपका 3 मार्क्स में आता है। 99% ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में ही आता है। वर्ल्ड वॉर वाला क्वेश्चन कभी कभी 5 मार्क्स में भी आ सकता है और 3 मार्क्स में भी आ सकता है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने पॉइंट्स को प्रिपेयर करना है। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी लर्न हो जाते हैं। देखिए ये ट्रिक आपको सोशल साइंस के क्वेश्चंस लर्न करने में काम आएगी। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बहुत जल्दी लर्न हो जाते हैं। जब भी आप लर्निंग करो, तो मैंने कल बताया था, कल वाली वीडियो में, कि आपको एक न्यूज़पेपर की तरह रीडिंग करनी है। और इस वीडियो में बता रही हूँ, जैसे आपने रीडिंग की तो 1-2 पॉइंट इतने इजी होते हैं कि आप रीडिंग करते करते उन पॉइंट्स को लर्न कर लेते हैं। क्लियर? तो उन पॉइंट्स को आप, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं, ये 3rd पॉइंट आपको लर्न हो गया, ये 5th पॉइंट लर्न होगा, तो इनको सर्कल कर लो और लिख लो। ठीक है? इसके बाद कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, जैसे 4th पॉइंट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इसको कट कर दो। ठीक है? ये पॉइंट ऐसे जो आपको 1-2 बार और पढ़ोगे तो लर्न हो जाएंगे, तो फिर इनको भी लिख लो। अब आपके पास 5 पॉइंट हो गए, तो 5 पॉइंट आप बहुत अच्छे से लर्न कर लो। कई बार क्या होता है कि हम लर्निंग करते हैं और हमें जो डिफिकल्ट पॉइंट लगता है ना, हम उसी पर अटक जाते हैं और हम उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, हम लर्न नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आप लर्न करते हो, एक बार रीड किया, 1-2 पॉइंट लर्न हो गए, 2 बार रीड करो, 3 बार रीड करो, कम से कम अगर आप लर्निंग कर रहे हो तो आपको जितने पॉइंट लर्न हो जाते हैं उनको आप लिख लो। तो एटलीस्ट वो पॉइंट आप कभी नहीं भूलोगे, और उनपे टिक कर लो, या तो ऐसे सर्कल कर लो या तो ऐसे टिक कर लो। तो आपको वो पॉइंट शायद आगे नेक्स्ट टाइम आपको ज्यादा टाइम उस पर देने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी और आप इसको अप्लाई भी करेंगे। दोनों ट्रिक्स को आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि एसएस बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। हैव ए गुड डे अहेड।